नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर बात करें तो ये महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा, जो आप काफी चर्चे में रहती है, जिसके बारे में आप काफी सुने होंगे। यहाँ पर दो खेमे चलते हैं, जो एक मड़ी और एक कुंवर। तो मैं कुंवर खेमे के कहा जाए अगुआ और पूर्व सांसद आदरणीय अखिलेश सिंह जी से मैं आप सबको रूबरू कराता हूं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और मैं सबसे पहले इनका स्वागत करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो ये पर्चा दाखिला को लेकर के इन्होंने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए कि मतलब मेरे ही घर के लोगों के द्वारा इस तरह से हुआ, और जो पर्चा 4 सेट में भरना चाहिए वो 1 सेट में हुआ। आखिर में ये फॉल्ट कैसे हुआ? क्या इन्होंने नहीं देखा इस बारे में कि मेरा पर्चा सिर्फ एक ही सेट में भरा जा रहा है? देखिए, पर्चा 4 सेट में खरीदा गया। इतवार के दिन मनोज सिंह वकील साहब आवास पर आए और इतवार को मैंने पूछा कि क्या पर्चा भरने की कार्रवाई कर ली गई, तो उनका नहीं सर, कल कर लिया जाएगा। दूसरे दिन सोमवार के दिन जो पर्चा पर रात को लगभग 8:30-9 बजे ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो यहाँ का कार्यभार देखते हुए आए। मैंने कहा क्या पर्चा भरा गया? कहने सुबह भरा जाएगा। इस आनाकानी में ही मुझे कहीं न कहीं कुछ असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। और जब मैं न्यायालय माननीय जिलाधिकारी के यहाँ पर्चा दाखिला के लिए गया तो 20 मिनट तक जहाँ पहली बैरिकेटिंग लगी हुई थी वहाँ मुझे इंतजार करना पड़ा कि 10-10 कौन समर्थक। तब वहाँ मुझे पता चला कि एक ही सेट में पर्चा दाखिल किया जा रहा है, 2 सेट में पर्चा नहीं दाखिल किया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक मुझे बैठा करके एक एक बिंदु को देखा और पर्चे में जो थोड़ी बहुत कमियां थी उनको दूर कराया। दूसरे दिन जब मेरे सेक्रेटरी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि पर्चा खारिज हो गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब जिलाधिकारी ने स्वयं एक एक बिंदु को देखा तो फिर ये स्थिति कैसे पैदा हो गई। मैं घर में नाश्ता कर रहा था, तब तक मेरे अनुज नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और वीरेंद्र चौधरी को समर्थन देने की बात करने लगे बिना मेरी राय मशवरा। तो मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मेरे पर्चा दाखिला के खारिज, मेरा जो पर्चा खारिज हुआ उसमें मेरे परिवार का कहीं न कहीं से हाथ था, वरना कम से कम 2 सेट में पर्चा खारिज दाखिल होता और 2 सेट में पर्चा खारिज होता और दाखिल होता तो पर्चा खारिज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मुन्ना सिंह जी जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो अपनी पत्नी का पर्चा भी दाखिल कराना चाहते थे सेफ साइड से। मैंने कहा करा दो। तो जब 2022 में आपका विधानसभा का चुनाव का पर्चा दाखिल हुआ तो आपने अपनी पत्नी का भी पर्चा दाखिल कराया और अपना भी कराया 2-2 सेट में, और मेरा पर्चा 1 सेट में दाखिल हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। अभी क्योंकि आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं और राजनीति का तुर्क का एक्का कहाँ डाला जाता है, ये लोगों में चर्चा है कि वह जानते हैं कि किस तरह से तुर्क का एक्का डाला जाएगा, राजनीति की बात अगर करें तो। और आपके पास से अमरमणि त्रिपाठी भी जो है कहीं ना कहीं परास्त हो जाते हैं। लेकिन ये पर्चा खारिज होना, ये लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि विपक्ष यानी कि भाजपा सरकार से अखिलेश जी की सेटिंग है और कुछ लेन देन की मैटर है, इसको लेकर के जो है पर्चा खारिज हुआ है। नहीं, मेरे चुनाव लड़ने से तो सबसे ज्यादा गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान था और लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि मैं सत्ता पक्ष से प्रभावित होकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये आरोप तो अपने आप में निराधार साबित होते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी मैं प्रियंका गांधी जी का वीडियो देख रहा था, वो बार बार गौतम अडानी को आरोपित कर रहे हैं। तो गौतम अडानी 2002 में शेयर स्कैम में नंबर 1 की दोषी कंपनी है अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसने 621 रुपए के शेयर एक ही महीने में 1271 रुपए करके सारे शेयर केतन पारी की कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। 2002 के बाद 2003 में हमने संसद के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पे चर्चा किया। स्पीकर
मनोहर जोशी जी ने सरकार को निर्देश दिए कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई करके आप सदन को अवगत कराएं। 4 फरवरी 2004 को अगला सत्र आहूत हुआ और 6 फरवरी 2004 को लोकसभा भंग कर दी गई। अगर वो सत्र चला होता और लोकसभा भंग न हुई होती तो उस बजट सत्र में ही गौतम अडानी जेल के सलाखों के पीछे होते। यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी मैं गौतम अडानी के खिलाफ तत्कालीन सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखता रहा, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने भी गौतम अडानी को संरक्षण प्रदान किया और मोदी जी तो खुले तौर पे गौतम अडानी को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो अगर गौतम अडानी जिनका 2.5 लाख करोड़ का साम्राज्य हो चुका है वो अगर मुझे नहीं प्रभावित कर पाए तो ये तुच्छ राजनीति करने वाले लोग मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और मैं खुली लड़ाई, पहली चीज तो तुरुप का इक्का, मैं ताश नहीं खेलता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं पान तक नहीं खाता हूँ, शुद्ध शाकाहारी। एक चीज और है, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी जो है एक पत्रकार साथी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें जब क्वेश्चन आप लोगों के बारे में किया गया तो उन्होंने, अमनमणि त्रिपाठी ने कहा कि यह लोग अनपढ़ गंवार हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अनपढ़ गंवार कौन है ये तो उसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं स्नातक तक मैंने शिक्षा लिया है, लेकिन 13वीं लोकसभा में मेरे वक्तव्यों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको यह स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि मैंने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के सम्मान और स्वाभिमान पर कहीं आंच नहीं आने दिया और जिस तर्कपूर्ण तरीके से मैंने संसद के अंदर बहस किया है उसमें मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी का से भी मुझे समर्थन प्राप्त हुआ, स्नेह प्राप्त हुआ। कई देशों में मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। तो अगर भारत सरकार अनपढ़ और गंवार लोगों को ही, और वो भी विपक्ष में बैठे हुए अनपढ़ गंवार लोगों को भेजती है तो कहीं न कहीं ये हमारी संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा का कहीं न कहीं ये गलती उजागर होती है। और पढ़ाई के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि इसी देवरिया जिले के बाऊ गेंदा से जो मेरी जानकारी है मात्र कक्षा 8 पास, लेकिन संसद के अंदर उनके द्वारा जो बहसें की गई उन बहसों को अगर रिकॉर्ड निकाल के आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई रिसर्च स्कॉलर बहस कर रहा है। तो मैंने बहुत से आईएएस अफसरों को लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में देखा। मैंने कई जजों को लोकसभा के अंदर संसद सदस्य के रूप में देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि जो परंपरागत राजनीति करने वाले लोग हैं और जो वकालत के पेशे से राजनीति में है, दोनों ने जो बहसें किया है उसका कोई जवाब नहीं। अब रहा पढ़ाई लिखाई का, तो हाँ, हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई नहीं की है कि हम अपनी ही पत्नी को गाड़ी में बैठावें, गाड़ी पलट दें और उसके बाद हमको खरोंच तक ना आवे और हमारी पत्नी मर जाए। हमने ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी है कि हम योगी जी की गोद में भी खेलते रहें, मायावती जी की गोद में भी खेलते रहें, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की गोद में भी खेलते रहें और आज कांग्रेस पार्टी की गोद में खेल रहे हैं। हमने ऐसी पढ़ाई नहीं, और ऐसी पढ़ाई हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि हम ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते जिसमें हम लोगों का घर कब्जा करें। अभी जहां से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मेरी सूचना के मुताबिक उनके पिताजी राहुल मधेसिया अपहरण कांड में जो वो मंत्री थे, तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जब ये पता चला कि हमारा मंत्री इस अपहरण के मामले में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसको बर्खास्त करके जेल भिजवाने का काम किया और सारे रिकॉर्ड मौजूद। एक मंत्री की कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति अपनी ही प्रेमिका और उसके कोख में पलने वाले अपने बच्चे की हत्या कराता है और इतने से भी उसका मन नहीं भरता। पैसे के लिए वो 14 वर्षीय बालक का अपहरण कराता है। अपहरणकर्ता उसके घर से बरामद होते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का जघन्य अपराध अब तक मंत्रिमंडल में शामिल किसी भी मंत्री ने नहीं किया होगा। जो व्यक्ति सजा याफ्ता अपराधी है
और उसकी कुर्की हुई। प्रशासन को ये बताना चाहिए कि उस भवन में कौन सा हिस्सा उन्होंने कुर्क किया जो अमरमणि का था, और कौन सा हिस्सा वो है जिसमें कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुला है। यदि कुर्क आवास में कार्यालय खुला है तो आचार संहिता का उल्लंघन है। जिन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोला उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और योगी की भयंकर लड़ाई चल रही। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर अपनी बात पे अडिग हूं कि योगी जी के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र चौधरी जी और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं पंकज चौधरी जी। आज न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है अमरमणि त्रिपाठी को। कुर्की वारंट की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी गोरखपुर में खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की बेहतर पुलिस मानी जाती है, लेकिन सत्ता के द्वारा उसके हाथ बांध दिए जाएं तो वही पुलिस निकम्मी साबित हो जाती है। तो आज मुख्यमंत्री के इशारे पर अमरमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। जानते क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी को रिहा किया है, ठीक उसी तरह के प्रकरण में बिल्किस बानो कांड में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आ चुका है कि जब मामला महाराष्ट्र के न्यायालय में चला है तो गुजरात की सरकार छोड़ने वाली कौन होती? और जो आजीवन कारावास के बंदी छोड़े गए थे उन्हें न्यायालय में फिर जेल जाना पड़ा। तो यह अमरमणि त्रिपाठी का मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चला है। उत्तर प्रदेश सरकार कौन होती है उनको रिहा करने का आदेश देने वाली? तो उसमें संभवतः जुलाई में डेट पड़ी है। ये जब जेल जाएंगे तो इसमें तो जो न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय क्या फैसला करेगा राहुल मधेसिया कांड में, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो ऑलरेडी एक फैसला हो चुका है सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसमें तो उनको फिर जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। अब ये सब पढ़ाई अगर पढ़ना है तो मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा कि आज ही जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा बंद कर दें। हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारा लड़का सिम्बोसिस पूना से BCA करने के बाद अब वो अमेरिका में और उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है। हमारा भतीजा मुन्ना सिंह कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण किए हैं। उनका लड़का B.Tech में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है और देश के अच्छे स्कूल कलिंगा में भुवनेश्वर से पढ़ाई पढ़ रहा है, उसका अंतिम वर्ष। लेकिन हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। अमरमणि त्रिपाठी ने जो कृत्य किए हैं वही संस्कार उनके बच्चों को मिले हैं। तो मैं समझता हूं कि जब भी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी की हत्या का मामला न्यायालय में फैसले के लिए आएगा तो निश्चित ही तौर पे न्यायालय कोई न कोई फैसला करेगा। और जहां तक गाड़ी पलटने की बात करते हैं तो विकास दुबे की पहली दफे गाड़ी नहीं पलटी थी। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अमरमणि त्रिपाठी की गाड़ी पलट चुकी थी और बुलडोजर पहली दफे योगी जी इस्तेमाल नहीं किए हैं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सीतापुर के यादव विधायक के होटल पर, जो समाजवादी पार्टी का ही विधायक था, उसके होटल पर बुलडोजर चलाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। तो अखिलेश यादव जी ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते का अनुसरण करने का काम योगी ने भी किया है। हालांकि मैं बुलडोजर संस्कृति के विरुद्ध हूँ। उस भवन में जो संपत्ति है वो राष्ट्र की संपत्ति है। उस भवन को आप कुर्क कर सकते हैं, उसमें विधवा आश्रम खोल दीजिए, लड़कियों का हॉस्टल खोल दीजिए, लेकिन किसी की भी बिल्डिंग को गिराना ये कतई उचित नहीं है। सर, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में मतलब जैसे आपके भाई मान लीजिए गठबंधन के साथ लगे हुए हैं और बड़ी खेमा भी गठबंधन के साथ लगा हुआ है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जरा हटिए, मेरे घर पर हमेशा समाजवादी पार्टी का झंडा लहराता था। आप देख रहे होंगे कि हमारे घर पर कोई झंडा नहीं। हमारे अनुज जिस गाड़ी से चल रहे उस पर कोई झंडा नहीं लगा है। मेरी गाड़ी पर पूर्वांचल किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ। इसका जवाब मुन्ना सिंह देंगे कि उनकी आवाज से समाजवादी पार्टी का झंडा क्यों गायब है। जब हबीब खान को मुन्ना सिंह ने चुनाव लड़ाया उसी समय उन्होंने समाजवादी, जज्बाती व्यक्ति है मुन्ना सिंह, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा उतार दिया। आज समाजवादी पार्टी ने जिस बैजू यादव को सोनौली नगर पंचायत से अपना उम्मीदवार बनाया था उसको तो मैं देख रहा हूं कल बरगदवा में गठबंधन के मंच पर विराजमान था। लेकिन मुन्ना सिंह ने जिस व्यक्ति को चेयरमैन बनाया, जो संजोग से कांग्रेस पार्टी से ही चेयरमैन बना,
वो कहीं गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। उनके जो वकील सभासद थे, बड़े प्रिय थे मुन्ना सिंह जी के, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए। और ठीक वही स्थिति अमन मणि त्रिपाठी की है। ये अमन मणि त्रिपाठी ने जिस लड़के को सोनौली में चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाया था, उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिस व्यक्ति को नौतनवा में चेयरमैन बनाया था, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। और पूर्व चेयरमैन उनके जो चहेते थे गुड्डू खान, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए कि उन्होंने कहां गलतियां किया जज्बात। मैं खुले तौर पे लड़ाई लड़ने का पक्षधर हूं। कभी भी मैंने पीठ पीछे लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया और ईश्वर की कृपा से मैंने सदैव अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने से बड़ी ताकतों से लड़ने का काम किया। और ये नहीं, जब मेरी रेख आ रही थी तब से मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया। और जिनसे मैं लड़ा उनके दरवाजे पे मैं कभी नहीं गया। मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि मेरे दरवाजे पे स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का परिवार आया, मेरे दरवाजे पे अमरमणि को छोड़ के अमरमणि का परिवार आया, मेरे दरवाजे पे हर्षवर्धन जी और हर्षवर्धन जी का परिवार आया, मेरे दरवाजे पे वीरेंद्र चौधरी जी आए, मेरे दरवाजे पे आज तक बजरंग बहादुर सिंह नहीं आए। लेकिन मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि मुझे इन लोगों के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिन लोगों से मेरा वैचारिक तालमेल नहीं बैठता, उनके यहाँ मैं मत मांगने भी नहीं जाता हूं। ये अब तक का मेरा हो रहा है। और मुझे बहुत कम उम्र में ही एमएलए भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कम उम्र में ही मुझे संसद सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा लक्ष्य एमएलए और एमपी का लक्ष्य नहीं। मुन्ना सिंह जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अपमानजनक रास्ता है, वो अपमानजनक रास्ता है। और मुझे हो सकता है आने वाले दिनों में वक्त उन्हें सबक दे, सबक सिखावे, लेकिन इसकी जनता प्रशंसा नहीं कर रही। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि अभी शुक्रवार को जो मुन्ना सिंह जी ने रतनपुर में सभा किया, तो इनकी आखिरी सभा जो विधानसभा के चुनाव में रतनपुर में हुई थी, उसकी 1/4 भीड़ वहां पर थी। तो अगर 4 गुनी भीड़ लेकर के आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो उस 1/4 भीड़ से आप कैसे चुनाव जीत जाएंगे। दूसरे, जो समाजवादी पार्टी की संस्कृति रही है जिससे मैं बचता रहा हूं, कि जो समाजवादी पार्टी में लड़ाई थी वो बाप बेटे की लड़ाई थी। शिवपाल सिंह जी तो बलि का बकरा बन गए थे, वो लड़ाई हमारे घर में भी आ गई। तो मैं तो मुन्ना सिंह से आग्रह करूंगा कि घर को अगर बचाना है तो जितनी जल्दी हो सके वो समाजवादी पार्टी को प्रणाम कर ले, उसे किनारा कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।